नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत काल के अंदर अपने 3 टॉपिक पहले पढ़ चुके थे। एक गुलाम वंश पढ़ लिया था, फिर खिलजी वंश पढ़ लिया और उसके बाद में अपन ने ये तुगलक वंश पढ़ लिया था। तुगलक वंश के बाद में अगला राजवंश आता है आपके सैयद वंश। तो पिछली पुलिस भर्ती में आपके दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। चारों पारियों के अंदर जो पेपर हुए थे उन सब के अंदर प्रश्न आए थे, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद में अगला राजवंश आता आपके सैयद वंश, और सैयद वंश आपके शुरू होता है 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। फिर एक तो क्रम आपको पता ही है कि 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा आपके तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है। अब सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के अंदर आपको सबसे पहली बात याद रखना है, सैयद वंश के अंदर आपको याद रखना है इस वंश के संस्थापक यानी इस वंश के सुल्तान स्वयं को, इस वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। यानी सैयद वंश के जितने भी शासक है ये स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। फिर दूसरी बात याद रखनी है इस वंश का संस्थापक, तो इस वंश का आपके संस्थापक था खिज्र खां। इस वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अब खिज्र खां के लिए आपको याद रखना है इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि। तो इस खिज्र खां की आपको उपाधि याद रखनी है रैयत ए आला। यानी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अब खिज्र खां में आपको याद रखना है भारत के अंदर जब 1398 के अंदर तैमूर का आक्रमण होता है, तो तैमूर के आक्रमण के समय तैमूर की सहायता कौन करता है? खिज्र खां। और उस समय आपके तैमूर के आक्रमण के समय भारत के अंदर तुगलक वंश का नासरुद्दीन महमूद शासक होता है। तो उस समय इस तैमूर की सहायता किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। तो तैमूर ने लौटते समय खिज्र खां को मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर का क्षेत्र इसको दे दिया था। और खिज्र खां ने बाद में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद की हत्या करके स्वयं दिल्ली सल्तनत पर किस वंश की स्थापना कर देता है? सैयद वंश की। तो यहां पर थोड़ी सी बात आपको खिज्र खां के लिए और याद रखनी है कि इसने तैमूर के भारत आक्रमण के समय सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? तैमूर का सहयोग किया था। ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि तैमूर के भारत आक्रमण के समय किसने तैमूर का सहयोग किया था? तो वो है आपके खिज्र खां। अब ये स्वयं को, फिर अगली बात इसके लिए याद रखना है इसने दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश के आपके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके 1414 में दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है। तो इसके लिए याद रखना आपने इसने किसको हटाकर या किस तुगलक वंश के शासक की हत्या कर सैयद वंश की स्थापना की?
तो नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का आपके अंतिम शासक है। अब फिर आपको याद रखना है इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, रैयत आला। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी और ये स्वयं को तैमूर के वंशज शाहरुख का सहयोगी मानता था और शाहरुख के नाम से ये शासन करता था, शासन का दिखावा करता था और तैमूर के वंशज शाहरुख को ये आपके कर भेजता था, टैक्स भेजता था, इसलिए इसने रैयत आला की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो बात याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इसने तैमूर के वंशज, तैमूर के वंशज शाहरुख को नियमित कर भेजता यानी टैक्स भेजता और स्वयं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके कौन सी करता है, रैयत आला की उपाधि धारण करता है। तो ये बात हो गई आपके खिज्र खां के लिए। ठीक है, वापस ध्यान दीजिए, सैद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां। सैद वंश के सुल्तान स्वयं को क्या मानते थे, पैगंबर मोहम्मद के वंशज। फिर खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, रैयत आला, क्योंकि ये तैमूर के वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानता था, दिखावा करता था। ठीक है, क्योंकि इसी के सहयोग से ये बाद में शासक बना था। फिर तैमूर के आक्रमण के समय इसने तैमूर का सहयोग किया था और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश को हटाकर इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की थी। अब इसके खिज्र खां के बाद में अगला शासक बनता है, अगला शासक है आपके मुबारक शाह। इसके बाद में शासक कौन बनता है, मुबारक शाह। मुबारक शाह के लिए आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात तो इसके लिए आपको याद रखनी है कि इसने शाह या अपन कह सकते सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सीधा प्रश्न आता है आपके कि सैयद वंश के किस शासक ने शाह या सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो है आपके मुबारक शाह। और खिज्र खान ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके केवल कौन सी उपाधि धारण की थी, रैयत आला, और ये अपने आप को स्वतंत्र मानता था। तैमूर के वंशज शाहरुख को टैक्स भेजना इसने बंद कर दिया था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दूसरी बात याद रखनी है, इसने एक नगर बसाया, वो है मुबारकबाद नगर, और ये नगर कहां पर बसाया था, दिल्ली के अंदर। मुबारकबाद नगर किसने बसाया था, मुबारक शाह ने। तीसरी बात इसके लिए याद रखनी है, इसका दरबारी जिसको संरक्षण दिया था, तो उसका नाम है आपके याहिया बिन सरहिंदी। इसका दरबारी कौन था, याहिया बिन सरहिंदी। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। ये पुस्तक बहुत ही फेमस है सल्तनत काल में, और इस पुस्तक को आपको याद रखना है। पुस्तक कौन सी है, तारीख ए मुबारक शाही। सीधा प्रश्न आता है, याहिया बिन सरहिंदी किस सल्तनत कालीन शासक का दरबारी था, तो वो हो जाएगा मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय इसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। तो मुबारक शाह का था, तो तारीख ए मुबारक शाही, इसको थोड़ा जोड़ के याद रख लेना। नाम क्या है, याहिया बिन सरहिंदी। इसके बाद में अगला शासक बनता है आपके मुबारक शाह के बाद में मुहम्मद शाह। अगला सैयद वंश का शासक कौन बनता है, मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है। पहली बात तो याद रखनी है, इसने कौन सा नगर बसाया, तो नगर बसाया था इसने मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद नगर की स्थापना, और कहां पर की थी, दिल्ली के अंदर। मुहम्मदाबाद नगर की स्थापना कहां की थी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको यही बात याद रखनी है, कौन सा नगर बसाया था,
तो मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। इसके बाद में अगला शासक है आपके अगला है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। इसके अंदर आपको याद रखना है सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक। फिर दूसरी बात याद रखनी इसके अंदर, इसने बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को राजपाट देकर स्वयं बदायूं की जागीर, बदायूं की जागीर लेकर संतुष्ट हो गया। तो इसके लिए आपको याद रखना है अलाउद्दीन आलम शाह इतना योग्य शासक नहीं था, तो इसने एक तो ये इस वंश का क्या हो जाएगा अंतिम शासक। दूसरी बात, इसने अपने सेनापति बहलोल लोदी को सारा राजपाट दे दिया और स्वयं केवल एक छोटे से क्षेत्र बदायूं की जागीर से ही संतुष्ट रहा। तो अब सारा शासन किसके हाथ में आ जाता है, बहलोल लोदी के हाथ में आ जाता है। और बहलोल लोदी ही आपके किस वंश का संस्थापक है, लोदी वंश का संस्थापक है। तो अगला वंश कौन सा आ जाएगा आपके, लोदी वंश। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है, थोड़ी सी बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में बातें हैं, इनको याद रखना। एक तो ये नाम जरूर याद रखना, और कौन सी जागीर से ये संतुष्ट रहा था, बदायूं की जागीर से संतुष्ट रहा था। अगला है आपके इस वंश के बाद में अगला हो जाएगा लोदी वंश। और लोदी वंश आपके शुरू होता है 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक। इसके अंदर आपको याद रखना है लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा आपके, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। दूसरी बात याद रखनी है, ये जितने भी लोदी वंश के शासक थे ये अफगान शासक थे। कौन से शासक थे, अफगान शासक। ठीक है, तो ये आपके कौन से थे, अफगान शासक। इस वंश के शासक कहां के शासक थे, तो अफगान शासक कहलाते हैं। ठीक है, फिर बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने राजत्व की समान में प्रथम नीति अपनाई, समान में प्रथम की नीति अपनाई, समान में प्रथम की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि इसके साथ में जितने भी दरबारी थे, उस दरबार के अंदर जो बड़े बड़े अमीर और सरदार थे, उन सब में सभी को समान माना और उन समान में खुद क्या था, प्रथम था। कहने का मतलब राजत्व का सिद्धांत इसके समय गिर जाता है, राजा की स्थिति सामान्य अमीर के समान हो जाती है, इतना कोई श्रेष्ठ राजत्व इसका नहीं रहता है। तो सीधा प्रश्न आता है कि किसके समय राजत्व की स्थिति सल्तनत काल में गिर गई थी, तो आप क्या बताएंगे, बहलोल लोदी के समय। बहलोल लोदी स्वयं को क्या मानता था, इसकी नीति कौन सी थी राजत्व की, तो वो है समान में प्रथम। फिर इस राजत्व की नीति की समान में प्रथम वाली इस नीति की पुस्तक किसने लिखी थी, तो अब्दुल्ला खां। ये पुस्तक किसने लिखी थी, अब्दुल्ला खां ने लिखी थी। अब्दुल्ला खां ने राजत्व का वर्णन, राजत्व का वर्णन किया था। आपके कौन सी पुस्तक में किया था, तो वो है तारीखे दाऊदी का वर्णन। बुक कौन सी आपके, तारीख ए दाऊदी के अंदर किया था। ठीक है, अब इस राजत्व के सिद्धांत के अंदर आपको याद रखना है कि ये दरबार के अंदर
आपके सिंहासन पर नहीं बैठकर गलीचे पर बैठता था। दरबार के अंदर आपके इसके समय राजत्व की स्थिति इतनी गिर गई थी राजा की कि ये सामान्य अमीर के अंदर जितने भी इसके दरबारी सरदार थे तो ये उनके साथ में ऊपर सिंहासन पर नहीं बैठकर समान आपके गलीचे पर बैठता था। कहां पर बैठता था? गलीचे पर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठकर गलीचे पर बैठता था। कहने का मतलब दरबारियों के सामने ये ज्यादा ऊंचाई का पद धारण नहीं करके समान में प्रथम वाला ही पद रखता था। फिर ये कहता था, बहलोल लोधी कहता कि अगर मैं योग्य नहीं हूं, अमीरों से कहता है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है या मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे राजपाट से हटा दीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बना दीजिए? राजा बना दीजिए। कहने का मतलब है इसके समय आपके राजत्व की नीति यानी राजा की स्थिति गिरकर एक सामान्य अमीर के समान हो गई थी। तो ये प्रश्न आता है कि किस सल्तनत कालीन शासक के समय राजत्व की नीति गिरकर एक सामान्य अमीर की तरह हो जाती है? तो वो है बहलोल लोधी। तो ये और क्या बात कहता था? ये कहता था कि अगर मैं योग्य नहीं हूं तो अन्य व्यक्ति को सुल्तान बना दीजिए। तो कहने का मतलब है इसके समय राजत्व की स्थिति बहुत ही गिर चुकी थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। 2-3 बातें इसके अंदर। लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश के शासक अफगान शासक अकबान वंश के थे। फिर ये राजत्व की नीति बहलोल लोधी की क्या थी? आपके समान में प्रथम। और अब्दुल्ला खान ने इस राजत्व नीति का वर्णन किया था अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में। और ये कहता था कि ये दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठता था, सामान्य दरबारियों के अंदर ऊपर ये गलीचे पर बैठता था। और फिर ये कहता थी अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे हटा दीजिए और अन्य व्यक्ति को क्या बना दीजिए? सुल्तान बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके बहलोल लोधी। इसके बाद में अगला शासक बनता आपके सिकंदर लोधी। ये शासक बनता आपके 1499 से 1517 तक। कौन सा व्यक्ति है? सिकंदर लोधी। फिर इसके लिए आपको याद रखना है इसने राजत्व की जो स्थिति बहलोल लोधी के समय गिर गई थी उसको इसने वापस श्रेष्ठ बनाया। किसने बनाया था? आपके सिकंदर लोधी ने। तो एक तो बात इसके लिए लिखनी है कि इसने राजत्व की नीति को पुनः श्रेष्ठ बनाया। यानी जो बहलोल लोधी के समय राजत्व की स्थिति गिर गई थी उसको पुनः उत्थान किसने किया था? तो वो है सिकंदर लोधी ने किया। फिर सिकंदर लोधी के लिए एक दूसरी बात याद रखनी है, ये गुलरुखी नाम से, विशेष याद रखना, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सीधा प्रश्न आता है कौन सा सल्तनत कालीन शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो वो कौन सा है? आपके सिकंदर लोधी। फिर आपके सिकंदर लोधी के लिए आपको याद रखना है कि इसने 1504 में आगरा की स्थापना की। 1504 में कौन से नगर की स्थापना की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी। कहां पर की थी? यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर किस नगर की स्थापना? आगरा नगर की। यह सीधा प्रश्न आता है कि आगरा की स्थापना किस सल्तनत कालीन शासक ने की थी? तो सिकंदर लोधी ने। और सन भी याद रखना है, कब की थी? 1504 के अंदर। इसके बाद में याद रखना है 1506 के अंदर राजधानी आगरा स्थानांतरित की। तो आपसे पूछे कि किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की? तो वो हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा?
सिकंदर लोदी। वापस ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी थी आपके लाहौर, फिर इल्तुतमिश ने राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। इसके बाद में राजधानी दिल्ली रहती है, और दिल्ली के बाद में राजधानी को आगरा किसने स्थानांतरित किया, तो वो है सिकंदर लोदी ने। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो 1506 में हो गया ये राजधानी स्थानांतरित की। अगली बात करें इसकी, गुलरुखी नाम से हो गया कविताएं, और राजत्व का सिद्धांत बनाया था, और 2 नगरों, ये आगरा नगर की स्थापना और राजधानी कहां स्थानांतरित की, आगरा। अब इसका वजीर था, सिकंदर लोदी का वजीर था आपके वजीर मियां भुआ। सिकंदर लोदी का वजीर कौन था, मियां भुआ, प्रधानमंत्री कहते हैं। और इस मियां भुआ ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, मोठ मस्जिद। मियां भुआ ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया, मोठ मस्जिद, जो कहाँ है आपके दिल्ली के अंदर। मोठ मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में। और इस मोठ मस्जिद का निर्माण मियां भुआ ने कराया था, जो किसका वजीर था, सिकंदर लोदी का। और यही आपके पिछली पुलिस भर्ती में प्रश्न पूछा गया कि मोठ मस्जिद का निर्माण किस सल्तनत कालीन शासक के समय हुआ, तो किसके समय हुआ, सिकंदर लोदी के समय। किसने बनाई, मियां भुआ। और मियां भुआ किसका वजीर था आपके, तो सिकंदर लोदी का था। फिर सिकंदर लोदी के बाद में अगला शासक बनता है इसका पुत्र इब्राहिम लोदी। तो अगला हो जाएगा आपके इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी शासक बना था आपके 1517 से लेकर 1526 तक रहा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के लिए आपको याद रखना है कि इसने राणा सांगा के साथ खातौली का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था, खातौली का युद्ध। तो इब्राहिम लोदी के लिए आपको युद्ध याद रखना है। पहला युद्ध तो याद रखना खातौली, या कभी कभी घाटोली भी लिखा आ जाए। या इसे बूंदी, ये खातौली कहाँ है, बूंदी में, खातौली बूंदी का युद्ध। और ये कब लड़ा गया, तो ये था आपके 1517-18 के अंदर। ठीक है, ये युद्ध किन किन के बीच में, तो एक तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी और किन के बीच में हुआ था, तो राणा सांगा के बीच। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी, राणा सांगा की हुई थी। फिर इसने दूसरा युद्ध किया था, पहला युद्ध तो ये हो जाएगा, दूसरा है पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध आपके 21 अप्रैल 1526, तारीख सहित याद रखनी है। ठीक है, ये युद्ध हुआ था आपके इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी, बाबर। और बाबर की विजय के साथ ही आपके लोदी वंश का अंत हो जाता है, और दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, बाबर का अधिकार हो जाता है, यानी मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। फिर आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाने वाला प्रथम सल्तनत कालीन सुल्तान था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस सल्तनत कालीन शासक की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई, तो ये कौन सा है आपके, इब्राहिम लोदी। और ये बात कही थी आपके इतिहासकार नियामतुल्लाह ने। किसने कहा था, नियामतुल्लाह। ये नियामतुल्लाह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ऐसे आएगा कि नियामतुल्लाह के अनुसार किस एकमात्र सल्तनत कालीन शासक की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये हो गया आपके लोदी वंश पूरा, और इसके साथ ही आपके सल्तनत वंश पूरा हो जाता है, जिसके अंदर राजनीतिक बातें सारी पूरी हो जाती है। और सल्तनत वंश का अंत करके, लोदी वंश का अंत करके किस वंश की स्थापना की बाबर ने, मुगल वंश की। बाबर ने किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की, जो आपके 1526 से लेकर आगे चलेगा 1707 तक, औरंगजेब तक चलेगा। इसके बाद में परवर्ती मुगल आ जाएंगे, जो 1707 से लेकर 1862 तक रहेंगे।
तो ये हो गया आपके लोधी वंश पूरा। और इन वंश में से कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।